नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवादा और आप देख रहे हैं सरंजना टाइम्स। आप देख रहे हैं सरंजना टाइम्स। दोस्तों, जब वक्त बदलता है या वक्त आपको कैसे कैसे रंग दिखाता है, वक्त होता है अच्छा तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वक्त होता है बुरा तो हर कदम आपको सोच समझकर उठाना पड़ता है, क्योंकि आपका बुरे वक्त में उठाया हुआ कोई भी कदम आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कुछ ऐसा ही माहौल या ऐसा ही हाल इस समय हमारे देश की सरकार का है। सरकार, आपको याद होगा 2000 थाली बजाइए, आपने थाली बजाई। आपसे कहा टॉर्च जलाइए, आपने टॉर्च जलाए। आपसे कहा दिए जलाइए, आपने दिए जलाए। आपसे कहा गया आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, नहीं आए, कोई आपने जिक्र नहीं किया। उसके बाद आपसे कहा गया कि अच्छे दिन आएंगे, आ गए, आप खुद आकलन कर लीजिए। उसके बाद आपसे एक बात और कही गई कि किसानों की आय 2022 तक हम दुगनी कर देंगे। किसी किसान से पूछ लीजिए, उसकी आय दुगनी हुई या घट गई। उसके अलावा आपसे कहा गया कि डॉलर को हम एकदम नीचे ले आएंगे। नीचे आ गया क्या? आज की तारीख में 90 रुपए के करीब डॉलर है। कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप, जब सरकार का अच्छा वक्त था तो आप हर चीज को मानते चले गए। विपक्ष कमजोर था तो वो भी मानता चला गया। विपक्ष हा हुल्ला करता था, लेकिन सरकार अपनी हाथी की चाल में मदमस्त होकर चलती रही। परंतु अब थोड़ा दौर बदल गया है, वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं। और क्यों बदल गए हैं उसका भी मैं आपको भी आकलन बताऊंगा। परंतु पहले आप देखिए, ये दिल्ली एमसीडी का कल चुनाव हुए थे जो परसों, उनका आज परिणाम आया है और उस परिणाम में किस पार्टी ने कितनी सीट जीती है, पहले ये देख लीजिए। मैं आपको कुछ आंकड़े बता देना चाहती हूँ। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। 12 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। इसमें से बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हो गया है। अब वो कैसे हुआ है वो आपको समझना है। बीजेपी की पहले जो ये थी वो 9 सीटें थी, उसमें से अब घटकर 7 हो गई है। जो वो 12 सीटें थी उसमें से 9 बीजेपी के पास थी, लेकिन अब 7 हो गई है। कांग्रेस का पहली बार खाता खुल चुका है और इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने सबको चौंका दिया है। सोचिए, ये स्थिति तब हुई है जब जैसे ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में सालों बाद जब बीजेपी की सत्ता आती है, रेखा गुप्ता सीएम बनती है, उसके बाद ये पहला चुनाव होता है एमसीडी उपचुनाव, और उसमें बीजेपी को झटका लगता है। हालांकि ज्यादा सीटें बीजेपी के पास आई है, लेकिन उन लोगों के लिए झटका है, कांग्रेस ने खाता खोला है और आम आदमी पार्टी के पास जो पहले से ही 3 सीटें थी वो बरकरार रही हैं। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों पर उपचुनाव हुए थे। अब भाजपा ने 7 सीटें, इन 12 में से जो 7 सीटें हैं वो भाजपा ने जीती है, लेकिन 2 के नुकसान पर। यानी पहले उनके पास सीटें ज्यादा थी, अब उनके पास 7 कौन कौन सी है? द्वारका बी, अशोक विहार, ग्रेटर कैलाश, दिचाऊ कला, शालीमार, बागबी, विनोद नगर, चांदनी चौक, ये 7 सीटें हैं जो कि बीजेपी के पास है। आम आदमी पार्टी ने अपनी वो 3 सीट कायम रखी है, नरेना, मुंडका और दक्षिणपुरी। कांग्रेस के पास 1, यानी कि 1 पे खाता खुला है। सुरेश चौधरी हैं जो कि संगम विहार ए से जीत चुके हैं और एक निर्दलीय की जीत हुई है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से एक व्यक्ति जीता है जिसका नाम है मोहम्मद इमरान, ये जीते हैं चांदनी महल से। तो ये अब तक का आंकड़ा है। इससे पहले 12 में से 9 भाजपा के पास थे और इसलिए कहा जा रहा है कि भाजपा को 2 सीटों का नुकसान हुआ है। आपने अपनी 3 सीट बरकरार रखी है। दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद पहली बार ऐसा कोई चुनाव हो रहा है। उपचुनाव के लिए 30 नवंबर को वोटिंग हुई थी, उसके बाद आज नतीजे आए और इसमें इस जो चुनावी मैदान में है 26 महिला उम्मीदवार मैदान में थे। और आप देखिए कि किस तरीके से नतीजे सामने आए हैं। अगर मैं आपको पहले की स्थिति बताती हूं दिल्ली एमसीडी की, तो कुल सीटें दिल्ली एमसीडी में होती है 250।
खाली कितनी थी? 12, और उन्हीं 12 पर अभी उपचुनाव हुए थे, जिसके नतीजे मैं आपको बता रही हूं। लेकिन इससे पहले, नतीजों से पहले क्या स्थिति थी? भाजपा के पास 116, आम आदमी के पास 99, कांग्रेस के पास 8 और अन्य के खाते में 15। लेकिन अब क्या स्थिति हो गई है? क्योंकि अब 12 सीटों के नतीजे आ चुके हैं और देखिए कुल सीटें 250, बहुमत का आंकड़ा 125, भाजपा की अब कुल मिला के 123 हो गई है। मतलब अभी भी भाजपा बहुमत के नीचे है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 125 है, भाजपा के पास 123। हालांकि सबसे ज्यादा भाजपा के पास ही है। आम आदमी पार्टी के पास 102, कांग्रेस के पास 9 और अन्य के खाते में अब 16 हो गई है। और देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव जो कि इसी साल हुए हैं शुरुआत में, उसने सबको चौंका दिया था। कैसे भाजपा ने सालों बाद अपनी सरकार बनाई। कुल सीटें मैं आपको उसका भी नतीजा बता देती हूं कि विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या आए थे। कुल सीटें होती है 70, बहुमत का आंकड़ा 35, भाजपा के पास 48 आई, आम आदमी पार्टी के पास 22 और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। अब जिस कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में खाता नहीं खुला, उसने नगर निगम में अपना खाता खोल दिया है और 1 सीट ले ली है। तो देखिए इसी तरीके से ये सारे के सारे नतीजे आए हैं। अब मैं अच्छे दिनों का हवाला देकर आपसे खूब ताली थाली बजवाई गई। कोरोना काल में आपने खूब टॉर्च जलाया। आप एकदम से ऐसे हो गए जैसे भगवान का आदेश हो और भगवान ने पब्लिक को आदेश दे दिया तो पब्लिक को मानना ही पड़ेगा। परंतु आज माहौल बदल चुका है। आज माहौल ऐसा हो चुका है कि सरकार अल्पमत की है, सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं है। इसीलिए सरकार जो फैसले ले रही है पिछले 2024 से अब तक लिए गए फैसलों में 3 फैसले तो ऐसे रहे जो सरकार ने वापस लिए। एक फैसला था जो सोशल मीडिया पर कंट्रोल करने का, एक फैसला था उसका ये मुसलमानों की जो संस्था उसका, और एक अब नया फैसला सरकार ने लिया कि आपके फोन में एक ऐप हम डालेंगे, संचार ऐप। उस ऐप के जरिए आपका फोन नहीं खुएगा, ऐसा सरकार ने दावा किया। परंतु जब सरकार की पोल खुली, इस ऐप के जरिए सरकार आपके बेडरूम तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी। आपके बेडरूम में क्या हरकतें होती है, आपके फोन में क्या हरकतें होती है, सब चीज का ब्यौरा जब सरकार के पास पहुंचने की उम्मीद लोगों को लग गई तो इसका विरोध हुआ। विपक्ष ने इसका विरोध किया। और इसका विरोध क्यों किया? क्योंकि आपको याद होगा कि पेगासिस का मामला पिछले साल आया था। उस पेगासिस में 2023 में आया था। पेगासिस में कितने नेताओं की, यहां तक कि जो चीफ जस्टिस थे उन तक की मुखबरी हो गई थी, उसमें उसकी जासूसी हो रही थी। उस जासूसी के डर के मारे जब विपक्ष कोर्ट पहुंचता है तो सरकार वहां जाकर कहती है कि जी हम इसके बारे में हम कोई जानकारी नहीं दे सकते, हम किसी करा रहे हैं, और ये सॉफ्टवेयर हमने कहां से लिया, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में बताकर उस पेगासिस के कांड को दबा दिया सरकार ने। उस समय 29 मोबाइल फोनों की जांच की गई थी, जिनमें राहुल गांधी का फोन भी था। बताया जा रहा है कि उनमें से 5 ऐसे फोन थे जिनमें एक अश्विनी वैष्णव का फोन था, एक राहुल गांधी का फोन था, एक रंजन गोगोई का फोन था और 2 अन्य व्यक्तियों के फोन थे जिनमें पेगासिस मिला था। वो चौकीदारी सरकार करा रही थी, वो जासूसी सरकार करा रही थी। ऐसा ही अब ये संचार ऐप के जरिए सरकार आपके घर तक पहुंचना चाहती है। क्या है इस संचार ऐप में, क्या बोल रहे हैं मंत्री, एक बार ये रिपोर्ट देख लीजिए। ऐप जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। एक दिन पहले सरकारी एजेंसी की तरफ से ये कहा गया कि ये सभी मोबाइल में होना चाहिए, यानी मोबाइल कंपनियां सभी हैंडसेट में इसे अनिवार्य रूप से डालें, जिसे डिलीट भी नहीं किया जा सकता था। यानी आपके मोबाइल में सरकारी ऐप। हंगामा मचा, सरकार पर जासूसी की कोशिश के आरोप लगे और फिर एक दिन बाद ही सरकार बैकफुट पर आ गई। कहा गया कि ये ऑप्शनल है। तो आखिर ऐसी कैसी पॉलिसी है, ऐसे कैसे नियम है जो एक दिन भी नहीं टिक पाए?
और सरकार को सफाई देनी पड़ गई वो अलग। कभी सरकार आधार को जरूरी डॉक्यूमेंट बताती थी, लेकिन अब वो गैर जरूरी कागज हो गया। अब आधार नंबर आपकी पहचान नहीं रही। तो आखिर सरकार को कौन ऐसी सलाह देता है जो एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे? या सरकार विपक्ष का पोटेंशियल टेस्ट करती रहती है कि वो कितना विरोध करेगी? अगर विरोध ज्यादा हुआ तो फैसला वापस ले लिया जाएगा, अगर नहीं किया, विरोध नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाएंगे। साथी को प्री इंस्टॉल करने के दूरसंचार विभाग यानी डॉट के आदेश पर विवाद बढ़ने के बाद आज केंद्र सरकार की सफाई आई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये कंपलसरी नहीं है। उन्होंने कहा कि संचार साथी पोर्टल के 20 करोड़ डाउनलोड और ऐप के 1.5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हैं। संचार साथी ने लगभग 1 करोड़ 75 लाख धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट करने में सक्षम बनाया है। उन्होंने कहा कि लगभग 20 लाख चोरी हुए फोन ट्रेस किए गए हैं और लगभग 7.5 लाख चोरी हुए फोन उनके मालिकों को सौंप दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह सब संचार साथी ऐप की वजह से हुआ है। ये ऐप जासूसी या कॉल मॉनिटरिंग को सक्षम नहीं करता है। उन्होंने कहा कि आप इसे अपनी इच्छा से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की मदद करने की, हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की सुरक्षा देखने के लिए। क्या है संचार साथी? संचार साथी एक ऐप है और एक पोर्टल है जिसके आधार पर हर एक उपभोक्ता अपनी सुरक्षा अपने हाथों से कर पाता है। ये जन भागीदारी का एक कदम है। इसमें लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं, लोगों को स्वागत करना चाहिए। इसके आधार पर जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो, उसके आधार पर IMEI नंबर फेक है कि जेन्युइन है, उसका रिकग्निशन आप संचार साथी ऐप के आधार पर कर सकते हो। आज तक संचार साथी पोर्टल के 20 करोड़ डाउनलोड हुए। दरअसल केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर को स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया था कि स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सिक्योरिटी ऐप को पहले से इंस्टॉल करके बेचें। इसके लिए 90 दिन का समय दिया गया था। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल टेलीफोन ग्राहकों की संख्या 123 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें मोबाइल और फिक्स्ड लाइन वाले दोनों कनेक्शन शामिल है। जबकि सक्रिय मोबाइल कनेक्शन नवंबर 2025 की रिपोर्ट में वायरलेस ग्राहकों की संख्या 117 करोड़ 18 लाख बताई गई। अब कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों ने सरकार पर जासूसी का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। ये एक जासूसी ऐप है। सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए सिस्टम जरूरी है, लेकिन सरकार का ताजा आदेश लोगों की निजी जिंदगी में अनावश्यक दखल जैसा है। क्या कहा प्रियंका गांधी ने, सुनिए। It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. A healthy democracy demands discussion, and everybody has different views. You hear them. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि संचार साथी ऐप उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसे स्वैच्छिक होना चाहिए। जिससे जरूरत हो वो खुद इसे डाउनलोड कर सके। किसी भी चीज को लोकतंत्र में जबरन लागू करना चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि सरकार को मीडिया के जरिए आदेश जारी करने के बजाय जनता को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि इस फैसले के पीछे तर्क क्या है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये आम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। मदद के नाम पर बीजेपी लोगों को निजी जानकारी तक पहुंच बनाना चाहती है। भारत में हमने पेगासस जैसे मामले देखे हैं। अब ये ऐप लगातार देश के लोगों की निगरानी करने की कोशिश की जा रही है। CPIM सांसद जॉन विट्रॉस ने कहा कि मोबाइल ऐसे ऐप डालना लोगों की प्राइवेसी का सीधा उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट के 2017 के पुट्टास्वामी फैसले के खिलाफ है। ये ऐप हटाया भी नहीं जा सकता, यानी 120 करोड़ मोबाइल फोनों में इसे अनिवार्य किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि संचार साथी ऐप है क्या आखिर और ये कैसे मदद कर सकता है।
संचार साथी ऐप सरकार का बनाया साइबर सिक्योरिटी टूल है जो 17 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ था। अभी ये एप्पल और गूगल प्ले स्टोर पर वॉलंटरी डाउनलोड के लिए उपलब्ध है, लेकिन अब नए फोन में ये जरूरी होगा। ऐप यूजर्स को कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप चैट रिपोर्ट करने में मदद करेगा। IEMI नंबर चेक करके चोरी या खोए फोन को ब्लॉक करेगा। भारत में 120 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन यूजर्स हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन फर्जी या डुप्लीकेट IEMI नंबर की वजह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है। IMEI एक 15 डिजिट का यूनिक कोड होता है जो फोन की पहचान करता है। अपराधी जो हैं इसे क्लोन करके चोरी के फोन को ट्रैक से बचाते हैं, स्कैम करते हैं या ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। सरकार का कहना है कि ऐप पुलिस को डिवाइस ट्रेस करने में मदद करेगा। सितंबर में डॉट ने बताया था कि 22,76,000 डिवाइस ट्रेस हो चुके हैं। इस ऐप से यूजर्स को सीधा फायदा मिलेगा। चोरी का फोन होने पर IEMI नंबर चेक करके तुरंत ब्लॉक कर सकेंगे, फ्रॉड कॉल रिपोर्ट करने में भी और स्कैम। हमने आप पर भरोसा किया, आपने अच्छे दिनों का वादा किया, हमने मान लिया। आपने कहा हम आपके खाते में 15 लाख डालेंगे, हमने वो भी मान लिया, वो नहीं हुए। 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली, अच्छे दिन नहीं आए। अब आप हमारे घर में घुसकर, हमारे बेडरूम में घुसकर भी आप हमारी चौकीदारी करना चाहते हैं, तो ये तो खेल खराब हो जाएगा। खेल क्यों खराब हो रहा है? दरअसल अल्पमत की सरकार है और अब सरकार इस ऐप के जरिए, जो विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार है वो बता रहे हैं कि जी ये इस तरह से कि काम करवाएंगे इससे कि मान लीजिए कोई आदमी कांग्रेस की रैली में गया, कोई रैली कांग्रेस की हो रही है, उसमें चला गया, उसका पूरा डाटा सरकार के पास है, तो वो तो उस आदमी को कहीं ना कहीं फंसा देंगे या उस आदमी की वोट ही कटवा देंगे। ये भी तो धंधा चल रहा है ना। जो समर्थक है कांग्रेस का, उसकी वोट कटवा देंगे, जो समर्थक है समाजवादी पार्टी का, उसकी वोट कटवा देंगे इस संचार ऐप के माध्यम से, क्योंकि सरकार को पता चल जाएगा कि ये किसका समर्थक है, किससे ये फोन पे बात करता है, किसका आपके को मैसेज आता है, किससे आप व्हाट्सएप चैट करते हैं। तो ये चौकीदारी जो आपकी हो रही है, ये आपकी संविधान का उल्लंघन है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि आपकी प्राइवेसी को कोई भंग कर सके। प्राइवेसी, हमें राइट टू प्राइवेसी है इस देश में, राइट टू प्राइवेसी हमें संविधान ने दे रखी है। सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारी प्राइवेसी को छीने, और अगर सरकार प्राइवेसी छीनेगी तो हम उसके खिलाफ कोर्ट भी जा सकते हैं। हालांकि कोर्ट में क्या होता है आजकल, इसका मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु विपक्ष ने जब विरोध किया तो आपने सुना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, वो ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर नहीं है, संचार मंत्री नहीं है वो, परंतु ये सरकार ही ऐसी है। जहां किसानों की बात होती है वहां वाणिज्य मंत्री बोलते थे आगे पीयूष गोयल, जहां संचार की बात है वहां नागरिक उड्डयन मंत्री बोल रहे हैं कि आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। हालांकि जो लेटर इशू हुआ है उसमें जो टेलीकॉम कंपनियों को, जो हैंडसेट की कंपनियां हैं, उनको जो लेटर भेजा गया उसमें साफ लिखा हुआ है कि इसको डिलीट या अनस्टेबल आप नहीं कर सकते या पॉज नहीं कर सकते। ये आपकी जानकारी लेगा ही लेगा, परंतु ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे हैं कि आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, परंतु लेटर में ऐसा नहीं है। ये भी मैं आपको कंफर्म बता देता हूं। अब आने वाले दिनों में आपकी हर बात, आपकी हर वो छोटी बात जिसे आप छुपाना चाहते हैं, वो भी सरकार के पास होगी। सोच कर देखिए, पेगासिस है इस उसी का दूसरा पेगासिस का ही दूसरा वर्जन है ये, जो आपके घरों तक पहुंच रहा है। ये आपके घर में कैमरा है सरकार का। आप खुद सोचिए कि आप अपनी प्राइवेसी किसी को, सरकार को बताना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते हैं। ये मार्च 2026 से लागू हो जाएंगे। जो नए फोन आएंगे 2000 मार्च में, उन सभी फोनों में ऑटो इंस्टॉल होकर ये ऐप आएगा। सोच लीजिए आप चौकीदारी कराना चाहते हैं या अपनी प्राइवेसी को छुपा कर रखना चाहते हैं, आप किसको वोट देना चाहते हैं, आप किस प्रत्याशी के समर्थक हैं, ये सब चीजें आप सरकार आपकी अपने आप जान लेगी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।